हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका की। प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। जैसा कि तमाम परीक्षाओं में छोटी हो या बड़ी प्रस्तावना से जुड़े या संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं, तो हम देखेंगे कि प्रस्तावना या उद्देशिका क्या है। जैसा कि भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है। प्रस्तावना संविधान का परिचय और भूमिका है। तो आइए हम देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसा कि प्रस्तावना आधारित है किस पे? पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर प्रस्तावना हमारा आधारित है या उद्देशिका आधारित है। तो पहले संविधान का अंग प्रस्तावना माना नहीं जाता था, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना। अपने फैसले को पलटते हुए ये कहा कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का अंग है, भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता। हाँ, मूल ढांचे को विस्तार या मजबूतीकरण किया जा सकता है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हम प्रस्तावना से कुछ जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हम देखते हैं, जो परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी मामले में बेरूबारी मामले में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलटते हुए ये कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो दो पॉइंट हो गए। पहले पॉइंट में यह है कि बेरूबारी मामले में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदलते हुए ये कहा कि संविधान का अंग है, भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। संविधान का अंग भाग ही नहीं, यह संविधान की कुंजी भी है, संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा कहा गया है। जैसा कि अब कंफ्यूजन होगा कि आर्टिकल 32 को भी संविधान की कुंजी या आत्मा कहा जाता है, तो उसमें जब बात यह आए कि बी.आर. अम्बेडकर साहब ने किसको संविधान की आत्मा या कुंजी कहा है, तो आप तुरंत आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की कुंजी पे टिक मारिएगा। लेकिन जब बात आए कि संविधान की कुंजी क्या है, तो वो है प्रस्तावना, और इसमें संशोधन किया जा सकता है, केशवानंद भारतीवाद में कहा गया, लेकिन मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। प्रस्तावना के मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। आप कितना भी संशोधन कर लीजिए, लेकिन आप मूल ढांचे को नहीं बदल सकते, नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते। मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता हो तो आप कर सकते हैं। जब संशोधन की बात आई तो उसी के बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन किया गया। जो पहला अमेंडमेंट था, एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ, वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। पहला समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष, तीसरा अखंडता। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 करके 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। तो ये थे इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ शब्दावलियां जो उनकी परिभाषाएं हैं। जैसा कि हम देखते हैं प्रस्तावना को, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जैसा कि ये प्रस्तावना, संविधान की शुरुआत इसी प्रस्तावना से होती है जो पहले ही पेज पे है। तो ये था संविधान की प्रस्तावना। अब इसमें कुछ शब्द हैं जिनकी परिभाषाएं जो संविधान को प्रदर्शित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि संविधान में जहां कोई संदिग्ध या डाउट हो या अस्पष्टता हो वहां पे प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे हम भारत के लोग, भारत के लोग मतलब समस्त नागरिक, भारत के नागरिक। संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? भारत के नागरिकों से, भारत के समस्त नागरिकों से। तो संविधान का स्रोत क्या हुआ? हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोग, समस्त भारत के नागरिक, भारत के नागरिक संविधान के स्रोत हुए। उसके बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह हुआ कि हम मतलब भारत सरकार आंतरिक या बाहरी हर मामले का डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी निर्णय लेने के लिए, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, हर तरह के डिसीजन लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं, खुद मुख्तार हैं। हमको किससे दोस्ती करनी है, किससे संधि करनी है, हम स्वतंत्र हैं। तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी मतलब समाज कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए। पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष से थोड़ा सा अलग है। जैसा कि भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों का आदर करता है, सभी धर्मों को समानता देता है। धर्म जो है सबका निजी अधिकार है। सबके धर्म जो है एक बराबर हैं। भारत सरकार या सरकार का या भारत का कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्म इसमें समान हैं। इसीलिए आर्टिकल 25 जो है 25 से 28 तक धर्म जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, जो इसको और मजबूत करता है। लोकतंत्रात्मक का मतलब यह हुआ कि जो भी शासक है वो जनता द्वारा निर्वाचित होकर आएगा और शासन करेगा। तो लोकतंत्रात्मक, जनता की सरकार या जनता का शासन, जनता द्वारा निर्वाचित शासक जो है वो शासन करेगा। गणराज्य मतलब वंशवाद नहीं रहेगा। कोई भी अध्यक्ष पद के लिए, किसी भी पद के लिए किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, वंशवाद नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। जनता द्वारा कोई पद के लिए निर्वाचित होकर वो आएगा। तो ये गणराज्य है बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जैसे देखिए यहाँ से प्रश्न निकल के आते हैं, ऐसे ही प्रश्न पुटअप होते हैं। जैसे 3 तरह की न्याय की बात की गई है। हम देखते हैं इसमें 3 तरह की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक
और राजनैतिक, इसको सीक्वेंस में सीरियल से याद रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए दे देते हैं, इसमें धार्मिक जोड़ देगा या कानूनी जोड़ देगा, और पूछेगा कि इसमें कितने तरह की न्याय की बात की गई है। तो प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की बात की गई है। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनैतिक। 3 तरह की न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। कभी कभी इसमें जोड़ ऐसे पूछ लेगा परीक्षाओं में कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, या एक जोड़ देगा धार्मिक या कानूनी जोड़ देगा। कितने तरह की न्याय की बात की गई है? तो 3 तरह की, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। और स्वतंत्रता की जो है 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। जैसा कि इसको और मजबूत करने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में 19 में जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की बात है। उसके बाद धर्म जो है आर्टिकल 25 में है। तो पूरे संविधान में यहाँ से भी प्रस्तावना को, संविधान को मजबूती कहाँ से मिलती है? प्रस्तावना से। यही पूरा उसके जो मूल आदर्श हैं समाहित हैं। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में। पूछ सकता है परीक्षाओं में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है या कौन कौन से स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में। और समता की, समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। प्रतिष्ठा मतलब प्रेस्टीज, गौरव, और अवसर मतलब ओकेजन की समता, समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है प्रस्तावना में। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, गरिमा मतलब मर्यादा, शान, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब राष्ट्र की यूनिटी और अखंडता। जैसे होता है कि कितने भी वाद विवाद हो जाएं, लेकिन हम खंडित नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे। तो अखंडता, कितना भी वाद विवाद हो जाए लेकिन हम अलग नहीं होंगे, एक रहेंगे। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता भाईचारे को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इसके जरिए से, इस रीति से इस संविधान को अंगीकृत, अपनाया या अधिनियमित, इनेक्टेड और आत्मर्पित, सरेंडर करते हैं। तो ये था संविधान की कुछ शब्दावलियों की भाषा। जैसे प्रस्तावना में समाजवादी की बात की गई है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये जो है उद्देश्य हैं। और कितने तरह के न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, 3 तरह की न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता की बात की गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। और उसमें जो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली भाईचारे की बात की गई है। तो ये था प्रस्तावना में जो शब्दों की परिभाषाएं थी उससे। अब इसमें भी कुछ प्रश्न निकल के आ रहे हैं, जैसा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और कुछ आर्टिकल लागू भी हो गए थे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पूरी तरह से संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर
को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो ये था प्रस्तावना। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो परीक्षाओं में आते ही हैं। जैसे कि न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, 3 तरह की न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता समानता की बात की गई है, एकता और अखंडता की बात की गई है। संविधान में एक अमेंडमेंट एक बार संशोधन हुआ, 42वां संशोधन 1976, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। और बेदूबाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना और इसमें संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान का अंग है प्रस्तावना, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। और संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये था प्रस्तावना से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।